साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजय, इस तरह की कई आपदाएं आपने जम्मू कश्मीर में देखी हैं और मुझे लगता है जम्मू कश्मीर से लेकर हिमालयन बेल्ट जो उत्तराखंड तक आती है, यहाँ मौसम का मिजाज एक जैसा ही होता है। ऐसे हादसों में रेस्क्यू कैसे किया जाता रहा है वहां पर? क्योंकि यहां पर जो आपने समय की बात कही, मुझे लगता है अगले 2 घंटे में रेस्क्यू के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें आने वाली है। देखिए राजीव, सबसे पहली बात है कि जिस जगह पे ये हुआ है, मडस्लाइड आया है, वहां पर सबसे पहले उस मशीनरी को पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती जो है वो रहने वाला है, क्योंकि इस जो फ्लैश फ्लड के कारण कई रास्ते, कई लिंक रोड जो है वो कट गए होंगे। और ऐसा भी नहीं है कि उस टाउन में, धराली में बहुत ज्यादा जेसीबी मशीन या बहुत ज्यादा मशीनें होंगी जिसके जरिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ या सेना जो है वो कर सकेगी। हालांकि हेलीकॉप्टर के जरिए वहां पर ड्रॉपिंग मशीन्स की हो सकती है, मगर उसके लिए समय चाहिए। ऐसे में अभी जो प्रायोरिटी रहेगी प्रशासन की, या हो सकती है वो यही हो सकती है कि प्रशासन वहां पर जो लोग मौजूद हैं, मैनुअल जो इवैक्यूएशन है लोगों की वो की जाए। जो आसपास के घर हैं जिनके अंदर मलबा कम है, उस मलबे को निकालकर वहां अगर कोई लोग फंसे हैं तो उनको निकालने का प्रयास किया जाएगा। उसके बाद जो है, जो बहुत ज्यादा मलबा जिन घरों के ऊपर आ चुका है, जो बिल्डिंगें धराशायी हो चुकी हैं, जो वाहन हमें दिख रहे हैं तस्वीरों में कि वो दब चुके हैं मलबे में, उन वाहनों के आसपास या उस इलाके में जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन तब हो सकेगा जब उस मलबे को हटाया जाएगा। संजय जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर जेसीबी मशीनों के जरिए अगर एकदम से मलबे को उठाने का प्रयास भी किया जाएगा तो इस चीज का खतरा बना रहता है कि अगर मलबे के नीचे कोई दबा है और वो अभी सांसें ले रहा है तो उस जेसीबी मशीन के चलने से उसको नुकसान, उस बॉडी को नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में अगले 24 घंटे जो हैं वो कहीं ना कहीं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जो लोग बचाए जा सकते होंगे उनको निकालने का प्रयास किया जाएगा, मगर पहली प्रायोरिटी जो है कहीं ना कहीं वही हो सकती है जहां पर मलबा कम पहुंचा है, जहां जो घर जो है आधे मलबे में दबे हुए हैं। उसके बाद उन इलाकों में, उस इलाके को टारगेट किया जाएगा जिस जगह से मलबे को निकालना है, जहां मलबा बहुत ज्यादा है। अब सबसे बड़ी प्रायोरिटी कहीं ना कहीं ये होने वाली है, क्योंकि बारिश अभी पूरी तरह से रुकी नहीं है, बादल अभी जारी हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आसपास के जो इलाके हैं उन्हें खाली कराकर वहां से लोगों को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाना होगा, क्योंकि एक बार अगर बादल फटा है उसके बाद अगर बारिश और होती है और पानी, क्योंकि अब ये रास्ता बन चुका है जिस रास्ते पर इस वक्त मडस्लाइड आई है, अब अगली बार जो पानी आएगा, मलबा आएगा, वो उसी रास्ते पे आएगा। सही कह रहे हैं तो वो एक चुनौती जो है वो प्रशासन के लिए होगी। मैं तस्वीरों में भी देख पा रहा हूं अजय, उस रास्ते में वो पत्थरों का रास्ता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस जगह पर रेल लाइन बिछाई जाने वाली हो और वहां वो छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े सारे के सारे डाले गए हों और इस तरीके का उसमें कई घर दबे हुए हैं जो लगातार मैं इस वक्त देख पा रहा हूं। संजय, मैं एक बार फिर आपका रुख करूंगा, हालांकि कामेश्वर भी मेरे साथ बने हुए हैं। संजय, ये स्थिति जो अभी अजय बता रहे थे, तस्वीरें से पुख्ता कर रही हैं। यहां पर बहुत तबाही है और ऊपर से जो आ रहा पानी है अब उसने इस पूरे एरिया को काफी कमजोर कर रखा है। बारिश हो रही है वहां पर, तस्वीरों में फिलहाल नहीं लग रहा, लेकिन क्या इस दौर में सॉर्टीज की जा सकती है हेलीकॉप्टर की? देखिए, अजय जी का कहना एकदम सही है कि मैनुअली जितने लोगों को आप बचा सकते हैं आपको पूरा प्रयास करना चाहिए। 150 की जगह 300 आप फौजी लगा दीजिए, लेकिन मैनुअली ही आप करिए। मशीन का उपयोग जहां आप करेंगे तो आप ये मान के चलिए जिसको बचने की भी स्थिति है, हो सकता है उसको नुकसान पहुंचे, इसलिए मैनुअली बचाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। और अभी आज देखने को और सुनने को यही मिल रहा है कि फौज और ये जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ है, ये मैनुअली लोगों को बचा रही है। जो मकान जहां पे पता चल रहा है कि अंदर आदमी थे, उस मकान को ऊपर से हटा के निकाला जा रहा है। नीचे रस्सी के सहारे जहां पे दुकानों में देखा जा रहा है कि कुछ लोग बचे हैं या कहीं से आवाज आ रही है, या ये देखा जा रहा है कि जिस गाड़ी, जो गाड़ियां दबी है उस गाड़ी को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। तो अभी ये मान के चलिए आज की डेट में मैनुअली ही पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि सही बात है वह मशीनें, वह आधुनिक तकनीकी की मशीनें अभी वहां उपलब्ध नहीं होंगी, कल तक पहुंचेंगी। और हम लोगों ने 13 की आपदा में जब केदारनाथ में आई थी तो हम लोगों ने देखा, शुरुआत उन्होंने किया, लेकिन मैनुअली जब मशीनों को उन्होंने उपयोग में किया तो उससे ज्यादा नुकसान की संभावनाएं बन गई, तो उन्होंने मशीन का उपयोग करना शुरू बंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने मैनुअली ही सारा प्रयास किया, जिसका ये दिखाई भी दिया कि जो लोग दबे थे कुछ दिन के बाद जिंदा बच तो गए, लेकिन अगर मशीन से कोई काम करते तो हो सकता है
उनकी भी जान जा सकती थी। ब्रिगेडियर बीके इसलिए खन्ना, मैनुअली- ब्रिगेडियर जी। बीके खन्ना, मैं उन तस्वीरों को जो दिखा रहा हूं और जो तस्वीरें अभी मेरे पास कुछ आई हैं, उन तस्वीरों में मैं देख पा रहा हूं कि ये छोटे छोटे पत्थरों की एक नदी है जिसमें किनारे सेटल हो चुके हैं और बीच में मूवमेंट है, लेकिन उसके बीच में करीब 10 से 12 घर हैं जो पूरी तरीके से पैक हैं। किनारे के कई सारे घर पैक हो गए हैं। क्या आप भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू के हैं कि यहां पर हैवी मशीन्स का इस्तेमाल जो लोग बचाए जा सकते हैं उनकी जान को जोखिम में डालेगा? मेरा सवाल यह है कि इतने पत्थरों को हटाने के लिए तब तक जो हमारा प्रीशियस टाइम है वो भी नहीं निकलेगा क्या? मैं फिर दोबारा से बताना चाह रहा हूँ आपको कि हर एक उत्तराखंड के अंदर में हर एक जो विलेज है वहां पर उनके अंदर एक उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी से बनाई हुई है जी। यंगस्टर्स भी हैं उसके अंदर है जी। वो ही पहले सबसे पहले वो रिस्पॉन्डर है। आदमी तो 10 मिनट बाद में है, तो वो तो उस टाइम में थे आने के लिए। अब उनका काम क्या है? उनका काम यही है कि कहाँ कहाँ पर लोग जो है रहे हैं, मदद करना, जो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी आते हैं। तो वो बहुत बड़ा एक इंफॉर्मेशन है कि कहाँ कहाँ पर लोग हो सकते हैं। दूसरी बात ये कहना कि मतलब 2 घंटे के बाद में कोई काम नहीं होगा, ये गलत है। एनडीआरएफ के पास में भी और आर्मी के पास में भी एक जो फ्लड लाइट्स वगैरह हैं वो अपने अपने जनरेटर साथ में लेके सेल्फ कंटेन है। वो जो रात को भी काम होगा ये कि हम उसको देखने के लिए कि वहाँ से उनको किसी तरीके से निकाला जा सकता है और उस एरिया के अगर उनको पता लगे किसी जगह पर है और उसके अंदर जो लोग को तो मदद कर सकते हैं, ये तस्वीरों से पता नहीं लगेगा कि मतलब कि वहाँ पर हम जाना या नहीं जाना। लोग जो वहाँ पर हैं, जो डिजास्टर मैनेजमेंट के कमेटी के जो यंगस्टर्स हैं या जो उनके जो वहाँ पर हैं लोग, वो उनको बताएंगे कि इस जगह यहाँ पर ज़्यादा नुकसान हुआ है और उस जगह पर वो अपना अपना जो है पूरा जो उनके रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर यूटिलाइज किया जाएगा। तीसरी बात है कि ये जो मैंने पहले बताया कि एनडीआरएफ के पास में डॉग वगैरह हैं, एनडीआरएफ के पास में जो है मशीन्स है जो कि मैनुअल जरूरत नहीं है उसके अंदर छोटी छोटी मशीन के साथ में निकाल सकते हैं। उनको हैंड हेल्ड मशीन बोला जाता है। हैंड हेल्ड मशीन के साथ में उसको निकाला जाता है, तो उसके अंदर वो बड़ी बड़ी मशीन लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये लोकल जो है उन पर भरोसा रखिएगा। एनडीआरएफ विल बी एबल टू टेक आउट मैनी ऑफ दिस टाइप्स ओनली रात टाइम के अंदर है। डजंट मैटर इफ इट इज नाइट ओनली, दे विल बी एबल टू टेक इट आउट। अभी 20 आदमी आए हैं मेरे हिसाब से, तो अगर जिंदा हैं लोग तो काफी आप देखेंगे कि रात के टाइम के अंदर उनको बचाया जा सकता है। मैं देख पा रहा हूं यहां पर कि बादल फटने से पहले और बादल फटने के बाद की अगर हम तस्वीरें मिलाएं तो एक पूरा का पूरा हिस्सा गायब हो चुका है। और वहां पर बादल फटने के पहले, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जो मैं आकलन कर पा रहा हूं, कम से कम वहां पर 60 से 70 मकान होंगे जो 2 मंजिला 3 मंजिला होंगे और वहां पर अब प्लेन पूरा दिखाई पड़ रहा है। कामेश्वर, इस घटना के बाद शिमला में वहां की अथॉरिटीज क्या तैयार हो रही हैं? क्योंकि ये डिजास्टर कम से कम इस बार एक बड़ा सबक और बड़ी घटना की तरह सामने आ गया है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दुराई नहीं। अगर देखा जाए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी जो अभी दिल्ली के दौरे में थे, उन्होंने भी जिस तरीके से पर्यावरण मंत्री से मुलाकात की और साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बादल फट रहे हैं कैसे इसकी सूचना पहले मिले ताकि लोगों को बचाया जा सके, इसके बारे में जनता की। अगर देखा जाए जिस तरीके से हम 30 जून की बात पे, तो उस दौरान जिला मंडी में लगभग 15 बादल फटे थे, जिनमें से 10 सिराज विधानसभा क्षेत्र में फटे थे। ऐसे में जो थुनाग बाजार था वो पूरी तरह से जिम्मेदार हो गया था। कुछ मकान ऐसे थे जिनका नामो निशान नहीं रहा। ऐसे में जिस तरीके से हमारे अजय साथी ने बताया कि एक बार जहां से जिस तरह से बादल फटता है एक रुख अपना बना लेता है नाले का, वही अगर बीते दिन की बात रहे तो मूसलाधार वर्षा जिला मंडी में देखने को मिले। खासकर जो थुनाग बाजार में पुनः जो घर शेष बचे थे उनके चारों तरफ भी भारी संख्या में जो पानी आया और ऐसे में कहीं ना तो कहीं लोगों के घरों में मलबा घुसा, कहीं ना तो कहीं ये चुनौतियां जरूर हिमाचल प्रदेश को बनी है। जिस तरीके से अभी तक हमने देखा है 20 जून से लेकर अभी तक 192 लोगों की जाने गई है, जबकि अभी भी जो 36 लोग हैं जो लापता है, जिन्हें ढूंढने का कार्य फिलहाल स्तर पर किया जा रहा है। ऐसे में लगातार जो लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी अधिकारियों के साथ बैठक की और साथ ही उन्होंने नीति निर्देश जारी किए कि जो सड़क मार्ग अवरुद्ध है उन्हें तत्काल प्रभाव से खोला जाए और जो जगह जहां पर लगातार जो लैंडस्लाइड हो रहे उन जगह को चयनित किया जा रहा है ताकि वहां से लोगों को दूर किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह कि नदी नालों की तरफ हिमाचल प्रदेश में अधिक नुकसान देखने को मिल रहा है। जैसे कि आज भी जिस तरीके से जो कोल डैम से पानी को छोड़ा जा रहा है जिसका प्रभाव बिलासपुर होते हुए रोपड़ और पंजाब के क्षेत्र में मिलता है, तो ऐसे में वहां भी आज जल स्तर
3 से 4 मीटर अधिक बड़ा है। खासकर प्रशासन की ओर से लोगों को यही एडवाइजरी जारी की गई है, नदी नालों से दूरी बना के रखिए। जब हिमाचल प्रदेश में जो भारी वर्षा होती है, कहीं तो कहीं नदी नालों की तरफ अधिक नुकसान देखने को मिलता है। वही आईएमडी के अनुसार आने वाले 8 जो अगस्त तक हिमाचल प्रदेश के कई जिला के लिए येलो अलर्ट तो कई जिला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 20 अगस्त तक भारी से भारी वर्षा की संभावना बताई गई है। और वहीं अभी तक जिस तरीके से जो देखा भी गया है, खासकर जो कटसन डैम है, कोल डैम है, झाकरी से लगातार जो पानी को छोड़ा जा रहा है, हुटर बजाए जा रहे हैं, सारे बजाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को सचेत किया जा रहा है कि नदी नालों से दूरी बना के रखें। हिमाचल प्रदेश में जो 70% से अधिक किसान और बागवान है, ऐसे में जो किसान और बागवान अपने पशुओं को चराने के लिए खासकर नदी नालों की तरफ जाते हैं, वहां जाना किसी जोखिम से कम नहीं। अगर आज की भी बात करें, जिस तरीके से झाकू में लैंडस्लाइड हुआ, जान हानि कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद जो बिलासपुर से नैना देवी जो मार्ग था वहां मैं समझ पा रहा हूं, हर कहीं यही स्थिति है, मैं समझ पा रहा हूं आप जो कहना चाह रहे हैं। लेकिन संजय, फिलहाल हम ये देख पा रहे हैं कि जो लोग अपनी जान बचा चुके थे उन्होंने तो बचा ली है। ये धराली कस्बे के आसपास अभी जो सबसे बड़ी जरूरत है वो लोगों तक चिकित्सकीय सुविधा पहुंचने की है। जिला मुख्यालय कितनी दूर है? क्या धराली तक आने के और रास्ते हैं? और क्या धराली में इतना कुछ है कि वो फौरी तौर पर जो लोग बचाए जा रहे हैं उनको मेडिकल हेल्प दे पाए? देखिए, थराली में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, छोटा कस्बा है, लेकिन जिसको भी वो रेस्क्यू करके लाया गया उसे उत्तरकाशी तक शिफ्ट किया गया है। अभी उत्तरकाशी में भी कोई अगर सीरियस होगा तो ये भी प्लान किया जा रहा है कि उसे एम्स ऋषिकेश लाया जाए। लेकिन जो लोग निकाले जा रहे हैं, जिस तरह से लोगों की स्थिति है, जैसे जैसे समय बीत रहा है, जैसे जैसे रात हो रही है, और जो यहाँ मौसम का हाल है, वो मौसम भी साथ देगा तभी ये हो सकता है। लेकिन थराली के लोगों को बचाने के लिए सेना जिस तरह का इस समय काम कर रही है, जितनी जल्दी पहुंची है, तो अब मुख्य जो चुनौती है, वो चुनौती राहत की है। क्योंकि बचा तो लिया आपने, अब उन बचाने वालों को आप राहत कैसे उपलब्ध कराओगे? बचाव कार्य एक तो जरूरी है, साथ ही साथ राहत कार्य भी किया जाए। और जो आपने जिक्र किया है, तो राहत कैंप लगाने पड़ेंगे, ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी जहां पे उनको हर वो सुविधा दी जाए, दवा की सुविधा दी जाए, खाने की सुविधा दी जाए। सारा काम देने के लिए राहत कार्य भी देखना पड़ेगा कि कितनी मुस्तैदी से सरकार कर रही है। और यह भी देखना होगा कि इसमें से कौन बाहरी हैं, क्या वहां पर पर्यटक विदेशी पर्यटक तो नहीं है, देश के अलग अलग पर्यटक तो नहीं है। बीके खन्ना सर, ऐसी तबाही जब होती है, क्योंकि आप डिजास्टर एक्सपर्ट हैं, तो इसमें किन किन चीजों के करने की जरूरत होती है? क्योंकि उत्तराखंड की बात है और ये गंगोत्री के नजदीक है, यानी इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूं, आप भी बात कर रहे हैं, उत्तराखंड में उस वक्त भी वहां बहुत ठंड होगी और देर रात होते होते ठंड और बढ़ने वाली है। ये राहत के जो है वो पहले से कुछ एक प्री प्लान किया हुआ है। इनफैक्ट मैं उत्तराखंड का जो डिजास्टर मैनेजमेंट है काफी पहले से है। राहत के कुछ एक जो सामान तो उनके पास में पहले से रखा जाता है, स्टोर्स के अंदर है, एकदम से मूवमेंट किया जा सकता है। अगर बाई रोड जा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो बाई एयर भिजवाया जा सकता है। दूसरा है वो राहत कैंप जो लगाए जाते हैं, उनके लिए कैंप के जो डिटेल्स अलग अलग होते हैं। कोई भी यहाँ का अधिकारी है या दूसरे वाले डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी से कोई जो है, हो सकता है एसडीएम हो या कोई तहसीलदार वगैरह हो, उनको मिला बोला जाता है। उनके साथ में बाकी वाले लोग जो लोकल रहे उनको ले जाकर वो पूरी तरीके से टेंट लगाया जाता है। उसके अंदर क्या किया जाता है, मेडिकल भी सपोर्ट दी जाती है।